नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। वाराणसी लाइव में आप लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार जुड़ी खबर से आपको कराएंगे रूबरू। प्रदेश में लगातार 21 दिनों तक पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम 22वें दिन पर रुक गए। लगातार 21 दिनों तक बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने में लगी हुई है। वाराणसी में पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनोखा विरोध किया। दरअसल सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप अपनी गाड़ियों को सेल में लगा दिया है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि देश में पेट्रोल और डीजल का दाम बेतहाशा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वे गाड़ियों का में तेल नहीं भरवा पा रहे हैं, इसलिए अपनी गाड़ियों को सेल लगाकर बेच रहे हैं। वाराणसी के पितरकुंडा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गाड़ियों का सेल लगाकर सरकार और पेट्रोलियम मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लगातार जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि की जा रही है और केंद्र सरकार कान में तेल डालकर बैठी हुई है और इनके मंत्री आकर कहते हैं कि ये संभव नहीं है कि उसके ऊपर लगाम लगाई जा सके। हम ये पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और उनके मंत्रियों से, क्या आम आदमी से उनका कोई सरोकार है या नहीं है? आज हम लोग इतने परेशान हैं और आम जनता परेशान है कि तेल जो है डलवा कर अपने गाड़ी में चलने की स्थिति में नहीं है। लोगों का सामान, रोज़मर्रा के जो सामान आते हैं वो भी ट्रांसपोर्ट से आते हैं, उनके भी लगातार मूल्य वृद्धि हो रही है। तो पेट्रोल डीजल की वजह से जो महंगाई दर है वो दर बढ़ती जाएगी, कम होने का नाम नहीं ले रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनी हुई जनता की सरकारों द्वारा जब जब तानाशाही निरंकुशता बढ़ी है तो उसके परिणाम स्वरूप जनता अपना आंदोलन करने के लिए बाध्य हुई है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं, सेब और डीजल पेट्रोल एक समान हो गए हैं। किसान, व्यापारी, जनता, महिला, गृहिणी सब परेशान है। हर मुद्दे पे ये सरकार फेल है। झूठे मूठ अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा के झुंझुना बजा रही, जिसका कोई मतलब नहीं है। डीजल पेट्रोल इतना महंगा है, कैसे किसान अपने खेतों में सिंचाई करेंगे, कैसे आवागमन, सारी चीज़ें इससे प्रभावित हो रही हैं। और पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर आज लंका मालवीय चौराहे पर समाजवादी पार्टी पिछड़ा प्रकोष्ठ के सदस्यों ने धरना प्रदर्शन का नेतृत्व करके समाजवादी पिछड़ा प्रकोष्ठ के महानगर महासचिव अमन यादव ने किया। अमन यादव ने कहा कि देश में कई संकट की इस घड़ी में लगातार बढ़ते हुए डीजल पेट्रोल के गैस के दामों को लेकर इस वक्त देश में कोरोना से अधिक खतरनाक बीजेपी की सरकार हो चुकी है। हम लोगों से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द पेट्रोल और डीजल में मूल्यवृद्धि को सरकार वापस ले। आज हम लोग मालवीय सिंह द्वार पर धरना प्रदर्शन, एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। देश में संकट की घड़ी में, देश में आई संकट की घड़ी में यह जो निकम्मी सरकार बैठी है, लगातार पेट्रोल, डीजल, गैस जो है कि यह गरीब विरोधी सरकार लगातार दाम बढ़ाती जा रही है। और यह सरकार कोरोना आपातकाल में कोरोना के नाम पर शुरू से ही अब तक जो है कि लगातार घोटालेबाजी करती जा रही है। यह गरीब विरोधी सरकार, यह सरकार ऐसी है, यह सरकार हम बताना चाहते हैं कि कोरोना से भी अधिक खतरनाक यह बीजेपी, यह मोदी सरकार है इस समय देश में। और पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन जारी है और ऐसे में इसी क्रम में पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व सांसद राजेश मिश्रा के नेतृत्व में शहर के मेदागिन इलाके से पीएमओ को ज्ञापन देने के लिए साइकिल यात्रा निकाली, लेकिन प्रशासन ने धारा 144 का हवाला देते हुए सभी को वहीं के वापस कर दिया। जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने मेदागिन चौराहे पर राजीव गांधी की प्रतिमा के सामने ज्ञापन दे दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद राजेश मिश्रा ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से जनता वैसे ही भुखमरी की कगार पर है, ऐसे में पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि करके सरकार ने गलत किया है और सरकार बढ़े हुए जल्द दाम वापस ले। देखिए, ये पिछले एक हफ्ते से चल रहा है। आप सबको याद होगा, आज से एक हफ्ते पहले सबसे पहले पूरे देश में हम ही ने डीजल और पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम के खिलाफ जो है 4 पहिया गाड़ियों को बांध के रस्सी से और बैलगाड़ी से खिंचवाया था। उसके बाद हर पार्टी ने उस आंदोलन को शुरू किया। कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है और हम लोगों की मांग है कि डीजल और पेट्रोल का दाम कम किया जाए। ये प्रधानमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है, हर आदमी परेशान है डीजल और पेट्रोल से। और जब तक डीजल पेट्रोल का दाम कम नहीं होगा, महंगाई नहीं रुकेगी तो लॉकडाउन में 3 महीने से लोग अपने आप परेशान, भूखों मर रहे हैं और ज़्यादा लोग भूखमरी के शिकार हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों की मांग है सरकार से।
और पंडित कमलापति त्रिपाठी प्रतिमा के सामने कैंट चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने पूरे शरीर को जंजीर में बांधकर अपने हाथ में प्रतीकात्मक हथकड़ी लगाकर वाराणसी का पुलिस का विरोध किया। और विरोध प्रदर्शन कर रहे इस कांग्रेस सेवा दल के पूर्व जिलाध्यक्ष हरीश मिश्रा ने कहा कि जन मुद्दे पर विपक्ष मुझसे जनता की वाजिब अधिकारों के लिए सरकारों से सड़कों पर जन आंदोलन के लिए माध्यम से अपनी बात करता है। कुल मिलाकर जनहित की मंशा का सर्वोपरि रहता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जनता और सरकार के बीच पुलिस खलनायक का रोल निभा रही है। पुलिस सरकार के इशारे पर जनता के आंदोलन को कुचलने का काम कर रही है। विरोध प्रदर्शन के दौरान चेतगंज क्षेत्राधिकारी और जिला प्रशासन के प्रतिनिधि आंदोलनकारियों से मिले और आंदोलनकारियों ने अपना ज्ञापन एसएसपी महोदय के नाम दिया। आज ये जो हथकड़ियों में आप जिला प्रशासन के खिलाफ ये जो प्रोटेस्ट देख रहे हैं, जो आंदोलन देख रहे हैं, ये आंदोलन उस लिए है कि हम जिला प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि सरकारें जो बनती हैं प्रदेश और देश के अंदर वो जनता चुनती है, ना कि कोई पुलिस चुनता है। इसलिए जब हम अपने कोई सवाल पर अपने सरकार से अपनी बात कहना चाहते हैं तब सड़कों पर जो है भारी फोर्स लगा करके जिला प्रशासन जो है हमारे आंदोलन का दमन करती है, हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे लगाती है, हमारे आंदोलन को जो है तितर बितर करती है। तो लोकतंत्र की इस खूबसूरती में जनता और सरकार के अटूट विश्वास के रिश्ते में पुलिस प्रशासन खलनायक का रोल अदा करती है। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव रविवार को वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। इसके बाद मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में उन्होंने मांग की है कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सीबीआई से जांच कराई जाए। इधर अपने समर्थकों के साथ वाराणसी पहुंचे पप्पू यादव ने केंद्र और बिहार की सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक तरफ देश में कोरोना महामारी संकट से जूझ रहा है, तो वहीं सरकार नागरिकों के साथ भेदभाव का वाला बर्ताव कर रही है। पप्पू यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जुबानी हमला बोला। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार की जनता भ्रष्ट सरकार से उब चुकी है और आने वाले वक्त में वहां एनडीए के साथ सर नीतीश कुमार का भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। कोरोना वायरस से देश को कहां पहुंचा दिए हैं हमारे देश के नायक, कहां गई इकोनॉमी। एक तो आपने पूरी दुनिया में सबसे कम जांच की। जब आपको निर्णय लेना चाहिए था जनवरी में, आपने नहीं लिया। आप मध्य प्रदेश की सरकार बनाने और बिगाड़ने में लगे हुए थे। होली के पहले 500 मात्र प्रभावित थे, तब आपको निर्णय लेना चाहिए था। तो ये जो कोरोना वायरस एक दिनों में ना आपने संभल नहीं दिया देश को किसी को। एक दिन में आप कर्फ्यू लगा दी, दूसरे दिन लॉकडाउन कर दिया और 16 अप्रैल को लगा कि आप छू मंतर कर देंगे, खत्म हो जाएगी और हम विश्व गुरु बन जाएंगे और थाली पिटवा लिए। और आज दुनिया का सबसे खतरनाक स्थिति पर हम हैं। वाराणसी के बड़े मछली व्यवसायियों मोहम्मद सलीम के छावनी स्थित बंगले पर छापेमारी करके पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। छापेमारी की कार्रवाई जिलाधिकारी द्वारा गठित टीम ने की है। आरोप है कि मोहम्मद सलीम अपने छावनी स्थित बंगले से कई प्रतिबंधित किस्म की मछलियों का व्यवसाय करता है। सूत्रों के मुताबिक मछली व्यवसायी मुख्तार अंसारी का भी करीबी है और यह कार्रवाई प्रदेश भर में चल रही है। मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े लोगों पर हो रही कार्रवाई से जोड़कर देखा जा रहा है। सोमवार की सुबह वाराणसी के पुलिस ने नदेसर क्षेत्र निवासी मछली और अंडा के एक बड़े कारोबारी को हिरासत में लिया है। कैंट थाने की पुलिस के मुताबिक कारोबारी के व्यवसाय संबंधी कागजात खंगाले जा रहे हैं और इस सूचना के बाद नदेसर इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है। पुलिस के अनुसार जल्द ही पड़ताल और पूछताछ के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और वाराणसी के सिगरा थाना अंतर्गत शहीद उद्यान के सामने टीवीएस शोरूम में रविवार की शाम भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना पर इलाके में हड़कंप मच गया। इस दौरान शोरूम के मालिक भी घटनास्थल पर पहुंच गए। लोगों ने आग की जानकारी पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही शीघ्र पुलिस और दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। वहीं शोरूम में रखे फायर फाइटिंग सिस्टम का भी उपयोग नहीं हो सका। इस दौरान शोरूम में फर्नीचर और दर्जनों फाइलें पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गई और बिल्डिंग में फंसे 6 लोगों को फायर ब्रिगेड की टीम ने सकुशल बाहर निकाल लिया। ये सभी एक सिक्योरिटी एजेंसी के गार्ड और कर्मचारी थे। भीतर शॉर्ट सर्किट से आग लगा हुआ था। हम यहाँ पर नहीं है, कुछ हमारे कजन है दिनेश गुप्ता, उन्हीं का शोरूम है। कोई नुकसान नहीं हुआ है, शॉर्ट सर्किट से हुआ है। बस ये सामने शीशा तोड़ के वो किया गया है, वो बस, और कुछ है नहीं। हुआ जो इसमें आग लगा जाए, मेरे जो छत पे जो इन लोग छलांग माने जो है हम पलाई जो है करने गए, बचाए सब लोग बचाए। टीवीएस का शोरूम है, इसमें इनके ऑफिस में आग लग गई थी तो धीरे धीरे फैल के और जगहों फैल रही थी, जिसके अंदर 5 व्यक्ति फंस गए थे, जिनको जो है सीएफओ साहब ने मौके पे आके और इन लोगों को रेस्क्यू करके इनको बाहर निकाला है। आग की वजह का भी पता नहीं चल पाया है।
शायद शॉर्ट सर्किट है और कोई भी रीजन है, उसकी जांच होगी तब पता चलेगा। और आयुष मंत्रालय ने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय पर भरोसा जताया है। आयुष मंत्रालय ने बीएचयू के आयुर्वेद विभाग में 40 साल पहले बनी श्वास रोग में अचूक शिराशिदी कसाय काढ़ा को कोविड-19 के मरीजों पर ट्रायल की मंजूरी दे दी है। बीएचयू आयुर्वेद संकाय के संकाय अध्यक्ष डॉक्टर यामिनी भूषण त्रिपाठी के मुताबिक बीएचयू में एडमिट कोविड मरीजों पर इस दवा का 3 महीने तक ट्रायल किया जाएगा और उसके बाद आयुष मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। स्वामी रामदेव जी ने जो पहला इंटरव्यू दिया था, उन्होंने सब वैज्ञानिक बात करी और जो मेथोडोलॉजी उन्होंने कहा था वही मेथोडोलॉजी है। और अगर उन्होंने किया है तो सही किया है, और अगर नहीं किया है और बोल दिया है तो वो 420 का केस हो गया। तो ये आपको तय करना पड़ेगा कि स्वामी रामदेव ने जो कहा वो किया कि नहीं, ये हम लोग का नज़रिया नहीं है। लेकिन जो मेथड उन्होंने टीवी पे पहली बार कहा था वो अगर सही है तो उसको आयुष मंत्रालय को इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए थी, उस पर अध्ययन करना चाहिए था। लेकिन वो लग रहा है कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर में सब जल्दी हो गया और अब सब लोग विड्रा कर रहे हैं। और कोरोना वायरस की इस वैश्विक महामारी में जहां कोरोना संक्रमण के चलते स्कूल कॉलेज पूरी तरह से बंद है, तो वहीं लॉकडाउन में बच्चों की शिक्षा के लिए शासन ने ऑनलाइन पढ़ाई की प्रक्रिया को लागू किया है, जिसके चलते सभी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था लागू है। ऐसे में अभिभावकों की जिम्मेदारी बढ़ गई है कि वे स्मार्टफोन के साथ साथ लैपटॉप की व्यवस्था करके बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करने में मदद कर सके। लैपटॉप तो वो नहीं अलाउ नहीं मतलब है घर में, नहीं तो फिर इन लोग को मोबाइल पे पढ़ना पड़ता है। और फिर क्लास भी कोई मतलब रेगुलर नहीं कि एक समय हो कि इतने बजे से इतने बजे तक मेरा क्लास है। कभी सुबह लेती हैं, कभी दोपहर ले रही हैं, कभी शाम ले रही हैं, तो फिर हर समय। और फिर 2 बच्चे 3 बच्चे कहीं हैं तो सबको तो मोबाइल कैसे एक समय पे दे पाएगा, तो वो भी अलाउ नहीं है, मतलब हो ही नहीं पाता है। एक गार्जियन के हिसाब से देखा जाए तो ऑनलाइन क्लास एक तो बच्चों के लिए बड़ा ही डिस्टर्बिंग पॉइंट बन गया है। पहली चीज़, एक क्लास की पढ़ाई ऑनलाइन पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा अंतर है, कन्फ्यूजन पैदा करता है। एक तो नेटवर्क की प्रॉब्लम हमेशा रहती है, बच्चे इतना मोबाइल के प्रति जानकारी भी नहीं रखते हैं, और सच्चाई है कि गार्जियन भी इतना जानकारी हम लोग नहीं रख पाते हैं मोबाइल के बारे में। तो बच्चों को पढ़ने में भी दिक्कत आ रही है, हम लोग को पढ़ाने में भी दिक्कत आ रही है। सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम ये है। बहुत अच्छा लगता है, पर आधे से ज़्यादा बच्चे अपने कैमरा खोल के और घर का पूरा वीडियो दिखाने लगते हैं। और ज़्यादातर बच्चे बहुत, मैम लोग मना करती हैं लिखने को कि हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो मैम बच्चे लिखने लगते हैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये सब लिखने लगते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई स्कूल की क्लासेस से ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि आँख पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है और इतना ज़्यादा बैठे बैठे क्लास करते करते थोड़ा सा ब्रेक भी नहीं मिलता है। इस वजह से आई साइट पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और करते करते आँख भी बहुत दर्द होने। अब बात करेंगे उस काशी की जिसे धर्म और आध्यात्म की नगरी माना जाता है। उस बनारस की बात हम करेंगे जो कला, साहित्य और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। इस रिपोर्ट में हम आपका परिचय दुनिया की सबसे पुरानी नगरी वाराणसी की कई विशेषताओं से कराएंगे। हिंदू धर्म, संस्कृति और सभ्यता के केंद्र के रूप में काशी यानी वाराणसी का विशेष महत्व है। बनारस की कई विशेषताएं इसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी बनाती हैं। पौराणिक कथाओं में अलग अलग नामों से प्रसिद्ध काशी विश्व की प्राचीनतम नगरी है। यहाँ संस्कृति, अध्यात्म और कला का अनूठा संगम देखने को मिलता है। भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी इस नगरी में पतित पावनी गंगा का भी वास है। यही तमाम विशेषताएं इसके सबसे पुराना जीवित शहर होने को महत्व प्रदान करती है। वाराणसी कई धर्म, स्थान और पूजा पद्धतियों के कारण महत्वपूर्ण है। इस शहर में अभी भी विभिन्न संप्रदाय के प्राचीन उपासना पद्धतियों का प्रचलन है। ये बुद्ध, जैन तीर्थकर, शैव और वैष्णव संतों या कबीर और तुलसी जैसे पवित्र संतों की कर्म स्थली रही है। बनारस की कला, शिल्प और वास्तुकला दर्शनीय है। कहे तो वाराणसी एक वास्तु शिल्प का पूर्ण संग्रहालय है। ये इतिहास के दौरान बदलते पैटर्न और आंदोलनों को प्रस्तुत करता है।
काशी लोक कला समृद्ध खजाने से भी सुसज्जित है। अपनी साड़ी, हस्तशिल्प, वस्त्र, खिलौने, गहने, धातु के काम, मिट्टी और लकड़ी के काम, पत्ती और फाइबर शिल्प के लिए प्रसिद्ध बनारस हर किसी की पहली पसंद है। प्राचीन शिल्प के साथ ये शहर आधुनिक उद्योगों में भी पीछे नहीं है। पवित्र नदी गंगा और इसके घाट पौराणिक कथाओं से आच्छादित है। सामाजिक आर्थिक पहलुओं किंवदंतियों से ये शहर भरा पड़ा है। काशी सर्व विद्या सर्व ज्ञान की राजधानी है। भारत में शिक्षा के प्राचीनतम केंद्र, विश्व प्रसिद्ध विद्वान और उनके लेख, विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल और मदरसे, यहाँ सब कुछ है। गुरु शिष्य परंपरा के अलावा काशी वाराणसी तमाम साहित्य गतिविधियों का भी केंद्र रहा है। समाचार पत्र और पत्रिकाएं, प्रसिद्ध पुस्तकालय, ये सभी वाराणसी की विशेषताएं हैं। बनारस संगीत, कला, नाटक और मनोरंजन का शहर है। ये शहर अपने संगीत, परंपरा, गायन, वादन दोनों के लिए ही ख्याति प्राप्त है। बनारस घराने की अपने खुद की नृत्य और गीत परंपरा है। इसे लोक संगीत और नाटक का बहुत समृद्ध भंडारण माना जाता है। इसीलिए कहते हैं कि काशी सिर्फ एक शहर नहीं, अपने आप में संस्कृति, सभ्यता, कला, अध्यात्म और परंपरा का पूरा इतिहास है। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।